सुरेखा ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि कानों में शादीशुदा छोटी ननद संगीता की आवाज़ पड़ी। हे राम, मम्मी तुमने क्या देखकर भाई की शादी की वहाँ? ना तो स्वागत ढंग से हुआ और ना ही खाना अच्छा था। और मुझे तो लगता है भाभी भी अनपढ़ और गंवार होंगी। मेरी ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। पैर पटकते हुए संगीता बोली, कोई बात नहीं, अब सबके बीच में तमाशा मत बनाओ, बाद में देखेंगे। सुरेखा की सास सरोज धीरे से बोली, क्या बात कर लेंगे मम्मी, मेरी तो नाक कट गई मेरी ससुराल में। संगीता ने तुनक कर जवाब दिया, दीदी मम्मी को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये सब तो भाई और पापा का किया धरा है। मैंने तो मना किया था, किंतु पापा बोले शादी यहीं होगी, और पापा की बात का भैया ने भी विरोध नहीं किया। अब ये परिणाम सामने आया है, देवर किशन बोला। बेचारी सुरेखा को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया कि जब भी उसके पापा ने नितिन के पापा से बात की तो वो यही बोले कि आप जितना खुशी से कर देंगे हमें मंजूर है। और फ़ोन पर नितिन ने भी सुरेखा की मम्मी से यही कहा था। फिर आज इन सबको क्या हो गया? तभी नितिन की आवाज़ आई, अरे संगीता, अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा कि नहीं? दे रहे हैं, भाभी की चिंता होने लगी। अरे अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। कल वहाँ का खाना तो इतना खराब था कि एक निवाला गले से नहीं उतरा। शेखर तो नाराज हो रहे थे, अपनी बहन के साथ जाकर वहीं किसी ढाबे से खाकर आए थे। संगीता, ऐसा क्यों बोल रही हो? वैसे तो तुम कहती हो कि चटपटा खाने से शेखर का पेट खराब हो जाता है, और तुम खाती कहाँ हो? तुम तो खाना दाने की तरह चुगती हो। नितिन हंसकर बोला, देखा मम्मी, भाई को भाभी ने घर में कदम रखा ही है। अभी से भैया के सुर बदल गए। मम्मी, सुरेखा ने कई दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया, उसकी मम्मी बोल रही थी, और रास्ते में रो भी बहुत रही थी। किसी से बोलकर एक कप चाय बनवा दो, नितिन ने सरोज से कहा। किशन हलवाई को बोलकर सबके लिए चाय को बोल दो, एक बार में ही सबकी चाय बन जाएगी। नितिन समझ गया कि संगीता और किशन की बातें मम्मी पर असर कर चुकी थी। उसने गहनों में सजी घूंघट में छिपी सुरेखा की ओर देखा और चुपचाप बाहर चला गया। घूंघट के अंदर आंसू बहाती सुरेखा को नितिन की बातें सुनकर तसल्ली हुई कि कोई तो यहाँ उसकी फिक्र करने वाला है। थोड़ी देर बाद नितिन की बुआ की बेटी राधिका सुरेखा के पास आई। उसके हाथ में चाय, पकौड़ी और बिस्किट थे। लो भाभी, भैया ने भिजवाया है। बोल रहे हैं कि अभी खाना बनाने में कुछ समय लगेगा, तब तक यही खा लो। दीदी मुझे भूख नहीं है। सुरेखा उदास थी। भाभी, भैया ने बहुत प्यार से भिजवाया है। मैं जानती हूँ आपको मामी जी और संगीता दीदी की बातों का बुरा लगा है। भाभी, इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही हैं। पता है एक बार मम्मी को भी बहुत भला बुरा कहा था मामी जी ने, तब से वो भी यहाँ नहीं आती। शादी में भी मुझे ही भेजा, वो नहीं आई। पर दीदी, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ अच्छा ही किया। क्या खाना वाकई बुरा था? नहीं भाभी, खाना तो बहुत अच्छा था, पर जिसकी आदत होती है वो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता है। अभी आप ये खा लीजिए, और फिर कोई कुछ भी कहे, मामा जी और भैया तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना? दीदी, मुझे यहाँ डर लग रहा है, बस यही लगता है कोई कुछ कह ना दे। सुरेखा बोली, भाभी परेशान मत हो, अभी मैं 2-3 दिन यहीं हूँ। किसी दिन मम्मी आएंगी आपको देखने के लिए, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। तब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतने में सरोज जी आ गई। राधिका, भाभी के साथ बातें ही करती रहोगी या फिर आगे भी कुछ होगा? बाहर जाकर देखो, खाना शुरू हो गया है, कोई छूट ना जाए। मामी जी, भाभी ने भी तो कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी खाना लगवा दें। तुम्हारी भाभी इस घर की बहू हैं, जब तक बड़े नहीं खा लेते तो वो कैसे खा लेगी? ससुराल के कुछ तौर तरीके होते हैं, वो आने चाहिए। और फिर ये पकौड़ी चाय भी तो पेट में ही गया है। जी मामी जी, राधिका ने बहस नहीं की, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सरोज जी सुरेखा के पास आई और धीरे से बोली, तुम अभी नई नई आई हो, कौन कैसा है तुम्हें पता नहीं, थोड़ा सावधान रहना। सब तुम्हें मेरे और इस घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे,
पर तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। सुरेखा कुछ नहीं बोली, पर जब से आई थी सबको सुन ही रही थी। रात हुई, सुरेखा को सोने के लिए एक चारपाई दे दी गई। पूरे दिन में कोई न कोई उसके पास आता रहा, किंतु संगीता और किशन एक बार भी उसके पास नहीं आए। शाम को खाना भी छोटी चाची ही देकर गईं। पिछली 3 रातों से जागी सुरेखा चारपाई पर लेट तो गई, किंतु नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आने लगी। मम्मी पापा से कह रही थी, देखिए इतनी छोटी सी पगार में हमने कैसे घर चलाया है, मैं ही जानती हूँ। दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही मुश्किल था, उस पर से सुरेखा की शादी के लिए भी जोड़ना था। बहुत कोशिश की तब जाकर इतना कर पाए हैं। हमारे पास ज़्यादा जमा पूंजी तो नहीं है, पर सुरेखा की शादी तो निपट ही जाएगी। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, सब सही हो जाएगा। उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से ही इंतजाम कर लिया था। और फिर मनोहर जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि जितना कर सको कर देना। उन्हें हमारी हैसियत नहीं, हमारी सुरेखा पसंद है। हाँ वो तो सही है, पर कल जबलपुर वाली चाची का फ़ोन आया था। सुरेखा की सास और उनका मायका एक ही गांव में है, तो वो बता रही थी कि सुरेखा की सास बहुत तेज स्वभाव की है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी तो देखने आई थी हमारी सुरेखा को, और हमारी सुरेखा को देखकर कितनी खुश थी। और नितिन की यहाँ पर ही शादी हो रही है, इसीलिए सुरेखा की मम्मी मन में फालतू के वहम मत पालो, सब ठीक होगा, भगवान करे ऐसा ही हो। सुरेखा की मम्मी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। सुरेखा के पापा दीनानाथ जी की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। बिक्री के नाम पर घर का खर्च चल जाता था, और शादी ब्याह तीज त्योहार के मौसम में जो थोड़ी बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती थी, उसे वो सुरेखा की शादी के लिए बैंक में डाल देते थे। जमा पूंजी सच में बहुत कम थी, और इसीलिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया ताकि बेटी की शादी में कोई कमी ना रहे, पर अपने घर में किसी को भनक भी नहीं लगने दी। सुरेखा से छोटा भाई आदर्श अभी पढ़ाई कर ही रहा था। वो अपनी बहन की शादी में बहुत कुछ करना चाहता था, किंतु घर की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ भी था, इसीलिए जैसा चल रहा था उसी में खुश था। और आज ससुराल आकर ये सब सुनकर सुरेखा का मन दुखी था। सोचते सोचते सुरेखा कब सो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह 4 बजे ही सासू माँ ने उठा दिया। बहू ये तुम्हारी ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया, आगे से याद रखना। घर में सबके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा हो जाए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, सरोज जी बोली। जी मम्मी जी, सुरेखा डरते हुए बोली। कहने को तो अपना घर था, फिर भी न जाने क्यों उसे हर समय डर लगा रहता था। थोड़ी देर में उजाला हो गया और सुरेखा भी नहा धोकर तैयार हो गई। अकेले कमरे में समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी संगीता ने कमरे में कदम रखा और सुरेखा को गौर से देखते हुए बोली, भाभी तैयार हो गई कि नहीं? जी दीदी तैयार हूँ, सुरेखा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। वो घर के माहौल को हल्का करना चाहती थी। यही साड़ी है, आपके पास कोई दूसरी नहीं है? सारे काम बस सस्ते में ही निपट गए लगता है। अरे नहीं दीदी, मेरे पास और भी साड़ी हैं, आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूँगी, सुरेखा बड़े प्यार से बोली। सुरेखा ने अपना सूटकेस खोल दिया। संगीता ने एक सरसरी सी निगाह सूटकेस पर डाली और बोली, यही ठीक है, यही पहने रहो। और सुनो, आज आपकी पहली रसोई है, थोड़ी देर बाद रसोई में आकर खीर बना लेना। बाकी का खाना घर की औरतों ने बना लिया है, अच्छी खीर बनाना। जी दीदी, सुरेखा बोली, और संगीता भी चली गई। और सुरेखा की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि खीर बनानी है। बना लूँगी, पापा हमेशा बोलते थे सुरेखा खीर बहुत अच्छी बनाती है। और पापा को याद करते ही सुरेखा रो पड़ी। पापा को मेरे ना रहने से कितनी परेशानी हो रही होगी। अब घर के बाहर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी भी तो मेरे बिना बाजार नहीं जाती थी, और आदर्श भी कितना अकेला हो गया होगा मेरे बिना। तभी राधिका आई। अरे भाभी रो क्यों रही हो, घर की याद आ रही है क्या? समझ सकती हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली। दीदी मुझे रसोई नहीं पता कहाँ है, कमरे से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, सुरेखा बोली। अरे चलो मैं ले चलती हूँ, मैं यहाँ आई ही इसीलिए हूँ, चलिए। सुरेखा राधिका के साथ रसोई तक पहुँच गई। अब क्या खीर भी तुम ही बना दोगी क्या? बाहर आ जाओ, आज से रसोई भाभी की हुई, कहकर संगीता हंसती। सुरेखा ने घूंघट डाले डाले खीर बनाई। सबको खाने के साथ खीर भी परोसी गई। सबने खीर खाई और खूब तारीफ की। साथ ही सुरेखा की मुंह दिखाई भी हुई।
सबने सगुन के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दिया। मनोहर जी ने भी खीर खाकर अपनी प्यारी बहू को सोने की अंगूठी दी, पर सासू माँ की पर्स से कुछ नहीं निकला। सुरेखा ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया और संगीता की नज़र तो भाभी की ओर से मिलने वाले नेक पर थी। मम्मी भाभी को सबने कुछ न कुछ दिया, पर भाभी ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अरे मांग लो अपनी भाभी से जो कुछ चाहिए, मना थोड़ी करेंगी, आखिर इकलौती ननद हो तुम उनकी। और मम्मी मुझे भी नहीं मिला कुछ शादी में। आज सुबह मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई की ससुराल से क्या मिला, किशन भी बोला। अरे देखो यही समय है, जो चाहिए ले लो, फिर क्या जाने आगे मिले ना मिले, सरोज जी बोली। तब तक मनोहर जी भी आ गए। बोले, संगीता तुम्हारे और शेखर के लिए मैंने सोने की चैन बनवाई है, भाभी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और किशन तुम अपने दोस्तों से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे। घर में तुम्हारी भाभी आ गई है, सबसे बड़ा तोहफा, और क्या चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे कुछ बोले। मनोहर जी कमरे से बाहर गए। संगीता ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी भाभी के आते ही पापा इतना बदल जाएंगे, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखा अभी भाभी को आए 2 दिन भी नहीं हुए और पापा ने उनके आगे इतनी बेइज्जती कर दी, संगीता बोली। मुझे तो पहले ही पता था कि भाभी के आने के बाद पापा जी ऐसी ही पलटी मारेंगे। वैसे भी पापा को शुरू से ही भैया ही ज़्यादा पसंद रहे। सुरेखा को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपने हाथ की 2 अंगूठी में से एक निकाली और संगीता की ओर बढ़ा दी। दीदी मेरी तरफ से ये आप ले लो, नहीं चाहिए, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी ऐसा मत बोलिए, वो पहले आपके पापा हैं फिर मेरे पापा हैं। यहाँ की हर चीज़ पर पहले आपका हक है। रहने दो भाभी, मुझे मत समझाओ। इतना कहकर संगीता पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई और सुरेखा डरी सहमी खड़ी देखती रही। भैया आपके लिए पापा ने घड़ी भिजवाई है, पर मुझे आप मिले ही नहीं अभी तक ठीक से, इसीलिए नहीं दे पाई। चलिए मैं देती हूँ आपको। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपनी कमाई में ही खरीद लूँगा। किशन के तेवर देख सुरेखा आगे एक शब्द नहीं बोल सकी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा नितिन सारा तमाशा देख रहा था। सुरेखा को राधिका ने खाना दिया और साथ में खुद भी खाई। सारा दिन रिश्तेदार जाते रहे और सुरेखा को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते रहे। वो उदास मन से हंस हंस के सबको विदा करती रही। शाम तक लगभग सभी रिश्तेदार चले गए। रात के 10 बजे थे। राधिका अपनी भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दो, सरोज जी की आवाज़ आई। थोड़ी देर में राधिका ने सुरेखा को उसके कमरे में पहुंचा दिया। सुरेखा का कमरा घर के ऊपर वाले हिस्से में था, जहां नितिन पहले से ही उपस्थित था। भैया भाभी, राधिका बोली। अरे आओ, सुरेखा नितिन ने बड़े प्यार से कहा। भैया मैं जाऊं, राधिका ने कहा। हाँ ठीक है बेटा जाओ, नितिन राधिका से बोला। वो चली गई। आओ सुरेखा, ये हमारा कमरा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आकर हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। सुरेखा धीरे से मुस्कुरा दी। अरे अब किसे घूंघट कर रही हो, यहाँ पर सिर्फ मैं ही तो हूँ, कहकर उसने सुरेखा का घूंघट हटा दिया। सुरेखा अब शर्मा गई और उसकी आंखें तो पहले से ही झुकी थी। सुरेखा ये देखो, ये मेरी सबसे प्यारी मेज और कुर्सी, और यहाँ सामने खिड़की से आसमान में चांद दिखाई देता है। ये जगह मुझे पूरे घर में सबसे प्यारी है और आज से मेरे साथ तुम्हारा भी। इस मेज, कुर्सी और कमरे में तुम्हारा भी पूरा पूरा हक है। मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा पूरा हक है। सुरेखा धीरे से मुस्कुरा दी। नितिन ने सुरेखा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, सुरेखा हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। मैं जानता हूं कि तुमने कल से आज तक में बहुत कुछ झेला और सुना है, हो सकता है आगे भी सुनना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी और संगीता गुस्से की तेज हैं, उन्हें गुस्से को काबू करना नहीं आता और वो वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं, पर तुम घबराना नहीं। अब ये घर मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। किशन अभी नादान है और सही गलत या रिश्तों की उसे अहमियत पता नहीं। इस घर में जो भी गलत है तुम्हें सही बनाना है, वो भी प्यार से। जी मैं आपकी हर बात को पूरा जीवन याद रखूंगी, सुरेखा बोली। बस सुरेखा, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की ही तलाश थी। इतना कहकर नितिन ने सुरेखा को गले से लगा लिया। अगली सुबह सुरेखा 5 बजे सोकर उठ गई। शादी वाला घर था, पूरा घर फैला हुआ था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करे। फिर भी उसको जैसा समझ आया उसने वो किया। पूरे घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई की
और नहा धोकर सभी के लिए नाश्ते की तैयारी की। अभी तक सब सो रहे थे, वो जाकर अपने कमरे में बैठ गई और सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी संगीता की आवाज़ आई, मम्मी इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। मेरे कमरे में पोछा लगाने को किसने कहा था? कितना गीला पोछा लगाया है। बेटा पंखा चालू कर ले, अब ये सब भी तुझे सिखाना पड़ेगा। आवाज़ सुनकर नितिन की भी नींद टूट गई और सुरेखा भी नीचे उतर कर आ गई। क्या हुआ दीदी? सुरेखा ने डरते हुए कहा। ये जो कमरे में गंगा जमुना बहाई है उसकी बात हो रही है। संगीता ने अपनी भाभी को ताना कसा। सुरेखा ने कमरे के फर्श पर नजर डाली और बोली, अभी सूख जाएगा दीदी, और आगे से मैं आपकी बात याद रखूंगी। ओ मम्मी, ये क्या बन रहा है आज? मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैं ये लौकी की सब्जी नाश्ते में नहीं खा सकती। सुरेखा रसोई की ओर भागी। भैया परेशान मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। सुरेखा ने आलू उबालने को रख दिए। जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बनाया गया। भाभी मुझे बताए क्या करना है? राधिका आकर बोली। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कुछ न करने के लिए गर्दन हिला दिया और बोली, कुछ नहीं दीदी, सारा काम हो गया है। आप भी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भाभी, आपके साथ कर लूँगी। अभी आप भैया को नाश्ता दे दीजिए और बर्तन मैं साफ कर दूंगी। सुरेखा नाश्ता लेकर अपने कमरे में पहुंची तो नितिन भी नहा धोकर तैयार हो चुका था और सुरेखा का ही इंतजार कर रहा था। अरे सुरेखा आओ, नितिन बोला। जी नाश्ता लेके आई थी, सुरेखा बोली। ठीक है आओ, दोनों साथ में करते हैं, नितिन सुरेखा का हाथ पकड़कर बोला। पर अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं। तुम भी तो सुबह से लगी हो, कोई बात नहीं। नहीं तुम्हें खाना होगा, नितिन बोला। तभी संगीता आ गई। नितिन सुरेखा को अपने हाथों से खिला रहा था। भैया पापा बुला रहे हैं, किंतु सुरेखा को कमरे में देख ठिठक गई। भैया आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। संगीता चली गई, किंतु रसोई में जाकर मम्मी के आगे हंगामा कर दिया। देखा मम्मी, अभी हम भूखे ही पड़े हैं और भाभी भैया के साथ पेट पूजा कर रही हैं। क्या करोगी बेटा, समय बहुत खराब है, समझ में नहीं आता क्या क्या सिखाना पड़ेगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि शेखर आ गया। घर का दामाद था, इसीलिए सरोज जी को चुप होना पड़ा। संगीता घर चलना है या फिर यहीं रहना है? अब भाभी को घर संभालने दो। शेखर की आवाज़ में कड़कपन था। सरोज जी और संगीता चुप हो गईं। राधिका ने सुरेखा की ओर से कहा, जीजा जी भाभी कह रही हैं कि कुछ दिन के लिए दीदी को यहीं छोड़ दें। राधिका बहुत दिनों से संगीता यहीं है, अभी जाने दो, अगली बार जल्दी ही लेकर आऊँगा। सुरेखा चुपचाप सुन रही थी। शाम को संगीता अपनी ससुराल चली गई और सावित्री बुआ आ गईं। भाभी बहू तो बहुत ही अच्छी है, सावित्री ने सरोज से कहा। अरे पसंद भी तो तुम्हारे भाई की है, पर अभी काम की समझ नहीं है, मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। सुरेखा घर की बड़ी बहू हो, सबका ख्याल रखना, सावित्री बोली। इससे पहले सुरेखा कुछ बोलती सरोज ही बोल पड़ी। रखेगी क्यों नहीं, अब रहना भी तो इसी घर में है। बात सही पर कहने का तरीका गलत था। अगले दिन सावित्री बुआ राधिका को लेकर चली गईं। जाते समय सरोज ने सावित्री को एक साड़ी और राधिका को 200 रुपए दिए, जो कि रिश्तों को देखते हुए बहुत कम थे। आखिर राधिका ही थी जो शादी के 7 दिन पहले से आकर घर का काम संभाले थी और सुरेखा के आने के बाद सुरेखा का पूरा ख्याल रखा। चलते चलते सुरेखा ने नितिन से पूछकर एक साड़ी बुआ को और 1000 रुपए राधिका को पकड़ा दिए। सरोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे सुरेखा बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? सावित्री ने सुरेखा से कहा। ले लीजिए बुआ, ये सुरेखा और मेरी तरफ से है, और आप यूं ही आती रहिए, हमें अच्छा लगेगा। ले लो सावित्री, महंगी साड़ी लगती है, सरोज ने साड़ी को हाथ लगाते हुए कहा। मम्मी ऐसे मत बोलो, ये तो सुरेखा का प्यार है बुआ के लिए, नितिन बोला। सुरेखा भी मुस्कुरा दी। सावित्री के जाते ही सरोज ने घर में तांडव मचा दिया। बोली, इतनी बड़ी हो गई, अभी पैर रखा है घर में और अभी से मालकिन बन गई। अभी 2 दिन नहीं हुए और बुआ पर इतना प्यार आ गया। सरोज, कोई भी बात का जब तक तुम तिल का ताड़ ना बना दो तुम्हें चैन नहीं। जाओ बहू, तुमने जो भी किया ठीक किया। मैं तो तुम्हारे सास के स्वभाव के कारण अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तुमने मेरी लाज रख ली उसके आगे। खुश रहो। जाओ अब अपने कमरे में जाओ, आराम करो। सुरेखा अपने कमरे में चली गई। सभी लोग चले गए। अब घर में मम्मी पापा, किशन, नितिन और सुरेखा ही बचे थे। सुरेखा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, नाश्ता पानी बनाती। एक बहू की जो जो जिम्मेदारी थी सब बखूबी निभा रही थी
और सरोज जी अपनी सास की भूमिका को पूरी तरह से निभा रही थी। सुरेखा के हर काम में कमी निकालना ही उनका काम था, लेकिन सुरेखा नितिन से कुछ नहीं कहती, हमेशा सबके सामने हंसती रहती और मायके वालों को याद करती। पापा बोले थे 10 दिन बाद आएंगे, आज कल में आ जाएंगे, यही सोचकर सुरेखा खुश थी। बेटी थी, मायका छूटने का दर्द सह रही थी। सब कुछ मिला ससुराल में, पिता समान ससुर और इतना चाहने वाला पति, लेकिन भाई और माँ तो मायके में ही छूट गए। अगली सुबह ही दीनानाथ जी अपनी बेटी को लेने आ गए। पूरे घर में सन्नाटा था। सुरेखा अपने काम में लगी थी और सरोज जी शायद पड़ोस में गई थी। सुरेखा बेटा कहते हुए दीनानाथ जी घर के आंगन तक चले आए। अरे पापा, आप आ गए। सुरेखा दौड़कर छोटे बच्चे की तरह अपने पापा से लिपट गई। कितना इंतजार किया आपका, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमारा भी मन नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे आने का एक एक दिन गिन रही है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मम्मी जी बगल में चाची जी के यहाँ गई हैं। पापा और ये ऑफिस गए। सुरेखा के पांव जमी पर नहीं पड़ रहे थे। उसके पापा उसके घर पहली बार आए थे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि सरोज जी आ गईं। समधी जी को सामने देखकर चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। आप कब आए समधी जी? बस थोड़ी देर पहले। भाभी जी, शादी में कोई शिकायत तो नहीं रही? अब भाई साहब ये बातें ना करे, जो होना था सो हो गया, अब शिकायत से क्या ही फायदा। दीनानाथ जी चुप हो गए। भाई साहब आप आराम कीजिए, ये लोग तो शाम को ही मिलेंगे, तब तक अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोगों के होते हुए उसे क्या दिक्कत होगी। सरोज जी अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। पापा जी चलिए मेरे कमरे में चलिए, वहाँ आराम कीजिए। सुरेखा दीनानाथ जी को अपने कमरे में लेकर चली गई। बेटा कोई परेशानी है क्या? चिंतित दीनानाथ जी ने सुरेखा से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं, मम्मी जी का स्वभाव ही ऐसा है। आपने जो भी किया अच्छा किया। सुरेखा दीनानाथ जी को परेशान देख अपना दुख छिपा ले गई। शाम को नितिन और मनोहर जी के आने के बाद ही दीनानाथ जी सामान्य हुए। भाई साहब कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ करना। अरे नहीं, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया। हमारा सौभाग्य है कि आपकी इतनी सुशील बेटी हमारे घर की बहू बनी। जी ये तो इसके भाग्य, कहते हुए दीनानाथ जी ने सरोज जी की तरफ देखा तो वो मुंह बनाए खड़ी थी। भाई साहब मैं सुरेखा को ले जाने आया हूँ, अगर 10-15 दिनों के लिए भेज दें तो हमें खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, आप सुरेखा को ले जाइए, ये तो रिवाज है। अगले महीने की नवरात्रि में नितिन सुरेखा को लेने आ जाएगा। क्यों सरोज, ठीक है ना? नवरात्रि के तो करीब 20 दिन हैं। इतने दिनों के लिए सुरेखा चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे से अब काम नहीं होता है, इसीलिए 10 दिन से ज़्यादा नहीं। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपना घर पहले देखना है। ठीक है भाभी जी, जैसा आप उचित समझे। सुरेखा बेटा जाओ तैयारी कर लो, कल सुबह जाना है ना। सुरेखा अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे नितिन भी आ गया। तो कल जा रही हो? हाँ, जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर में अच्छा नहीं लगेगा। जी जल्दी आ जाएंगे। सुरेखा यहाँ से जो भी मम्मी ने कहा अपने घर जाकर पापा से मत कहना, वो दुखी हो जाएंगे। जी नहीं कहूँगी, विश्वास कीजिए। अगले दिन सुरेखा अपने मायके आ गई। मम्मी पापा ने ससुराल में क्या हुआ जानने की कोशिश की और सुरेखा अपनी बातों से एहसास दिलाती रही कि सब कुछ ठीक रहा। 10 दिन बाद नितिन लेने पहुंच गया और सुरेखा एक बार फिर अपनी ससुराल आ गई। फिर वही रोज के उल्हाने और छोटी छोटी बातों पर मायके के ताने। सुरेखा सबको सुनती रही और उसी सेवा भाव से सब करती रही। जब संगीता आ जाती तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती, लेकिन नितिन और मनोहर जी के प्यार में सब भूली रहती। इसी तरह शादी के 3 साल हो गए और सुरेखा एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन ससुराल में उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। एक दिन वो भी आया जब मनोहर जी इस दुनिया को छोड़कर चल दिए। अब तो सरोज जी के जुल्म और बढ़ गए। नितिन भी सब चुपचाप देखता, किंतु माँ को जवाब नहीं देता, उल्टा सुरेखा को ही समझा कर चुप करा देता। इन सब का नतीजा ये हुआ कि सुरेखा पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ वाली जिंदगी जीने लगी। 2-2 साल तक मायके नहीं जाती, रात दिन घर के कामों में लगी रहती। अब नितिन के प्यार में भी वो गर्मजोशी नहीं रह गई। कभी सुरेखा को पास बैठा कर ये भी नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए या कोई दुख दर्द। पढ़ी लिखी सुरेखा अब जुबान वाली गूंगी हो चुकी थी।
जुबान तो थी किंतु गलत को गलत कहने की हिम्मत वो खो चुकी थी। सुरेखा किसी से कोई शिकायत नहीं करती। सुरेखा का बेटा रोहन सारा दिन दादी के पास ही रहता। आखिर सरोज जी के कुल का दीपक था, इसीलिए उसे सीने से लगाए घूमती। असर ये हुआ कि रोहन भी दादी की जुबान बोलने लगा। शुरू में तो सब हंसी में चला गया, लेकिन धीरे धीरे बदतमीज हो गया। अपनी माँ के खिलाफ सरोज जी का साथ देता और नितिन से दादी पोते का प्रेम समझ चुप रहता। यदि कभी कुछ कहता भी तो सरोज जी रोहन का पक्ष ले लेती। समय बीतता गया। किशन की शादी हुई और सुरेखा जेठानी बन गई। किशन की पत्नी दीप्ति पहले ही दिन से सुरेखा की हालत देख सतर्क हो गई थी। वो सुरेखा की बहुत इज्जत करती थी, किंतु सरोज जी को तनिक भी भाव नहीं देती थी। सरोज जी भी उसके जवाब सुन सुन के चुप हो गईं। दीप्ति को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती और सारा गुस्सा सुरेखा पर उतरता। और बस इसी तरह एक लंबा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब रोहन जवान हो गया। सुरेखा की उम्र अब सास की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। रोहन की नौकरी लग चुकी थी और अब उसके लिए सभ्य सुशील कन्या की तलाश थी। बहुत जल्दी ही तलाश पूरी हुई और सुरेखा सास बन गई। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। सुरेखा दौड़ दौड़ कर पूरे घर का काम निपटा रही थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आज उसके बेटे की बारात सजने वाली है। उसका बेटा दूल्हा बनने जा रहा था। संगीता और राधिका जी अपने अपने पति और बच्चों के साथ आई थी। संगीता आज भी वही 30 साल वाली पहली संगीता थी। स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया था। सुरेखा उसके लिए आज भी नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। और दीप्ति ने संगीता को कभी घर का सदस्य नहीं समझा। और तो और अब तो किशन भी दीप्ति के इशारों पर ही चलता। दीप्ति के 2 बच्चे थे जो सुरेखा ने ही पाले थे, और बच्चे भी बड़ी माँ कहते नहीं थकते थे। हर तरफ सुरेखा सुरेखा की ही पुकार थी। राधिका भी सुरेखा के साथ काम में लगी रहती थी। तभी जोर से आवाज आई, सुरेखा अभी कितना समय लगेगा? तुम्हारा सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता। आवाज नितिन की थी। आ रही हूँ। सुरेखा अपने कमरे की ओर भागी, पर अब उसमें पहले वाली ताकत नहीं बची थी और वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। संभाल कर दीदी, गिर जाओगी, दीप्ति बोली। सुरेखा हंसती। इतने साल हो गए शादी के, लेकिन आज भी भैया छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पर ही निर्भर हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अब आपकी पहले वाली उम्र नहीं रही। अरे यही तो समझाते समझाते जिंदगी हो गई। पर इनमें तुम्हारी वाली बात कहाँ? मम्मी जी, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। मैं भी 17 साल से इसी घर में हूँ। अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं इनकी तरह बन गई? इस घर में आकर आपने तो आते ही भैया को सब सिखा दिया था। दीदी, इंसान देखकर ही तो सीखता है, और मैंने पहले ही दिन इस घर में आकर बहुत कुछ देखकर बहुत कुछ सीखा। संगीता भी चुप हो गई। सुरेखा ने दीप्ति को आंख दिखाई और नितिन के पास पहुंच गई। सुरेखा, मेरे कपड़े कहाँ हैं जो शाम को पहनने हैं? और वो नए वाले जूते कहाँ हैं? इस घर में कुछ भी नहीं मिलता। जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी पहनने हैं क्या? आपको सब समय से मिल जाएगा। अरे अभी बता दो, मुझे पता होने चाहिए। जी, आपकी अलमारी के नीचे वाले खाने में ही रखे हैं। और रोहन कहाँ है? बहुत देर से नहीं दिखा। आज भी घर पर नहीं है। वो तो किशन ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, वरना मेरे लिए ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल था। अब मैं जाऊं, अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, जल्दी करना, सप्ताह की बारात समय से निकल सके। अरे सुरेखा सो गई क्या? सुरेखा तेज कदमों से चलते बाहर चली गई। शाम हुई, बारात निकली। रोहन को दूल्हे के रूप में देख सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप का ये सपना तो उसी दिन से आंखों में बस जाता है जिस दिन से उनका बेटा जन्म लेता है। सुरेखा भी अपने लाल को देखकर खुश थी, किंतु रोहन अपनी सारी खुशी अपनी दादी के साथ साझा कर रहा था। अगले दिन सुबह रोहन अपनी दुल्हन ले आया। दरवाजे पर रीमा को देख सुरेखा को अपने दिन याद आ गए। वो दिन जब उसने बहू बन इस घर में कदम रखा था। पर अच्छा याद करने के लिए क्या था? उसे वो सारी बातें याद आ गई कि उसके साथ सरोज जी ने क्या व्यवहार किया था। संगीता ने उसे और उसके घर वालों को क्या क्या नहीं कहा था। अगर पापा और नितिन ना होते तो उसका क्या होता? सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए और कसम खा ली कि जो भी उसने सहा अब वो सब कुछ अपनी बहू को नहीं सहने देगी। दीदी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी बहू आई है, चलो आरती उतारो, दीप्ति बोली। अभी सुरेखा आगे बढ़ी ही थी कि सरोज जी और संगीता ने आरती की थाली उठाई और आगे बढ़ गई। अरे आज तो मम्मी भी दादी सास बन गई है। आरती तो मम्मी उतारेंगी।
दीप्ति ने संगीता को पीछे पकड़कर खींच लिया। नहीं दीदी, अब नहीं, ये हक सुरेखा दीदी का है और ये काम वही करेंगी। और आप भी कोशिश करें कि हमारे घर में हमें क्या करना है ये निर्णय हमें ही लेने दे। दीप्ति सोच समझ कर बोलो, संगीता इस घर की बेटी है। सरोज चिल्लाकर बोली, तो फिर मम्मी इन्हें भी तो ये याद रखना होगा कि ये इस घर की बेटी हैं। दीप्ति पागल हो गई हो क्या? बोले जा रही हो? सुरेखा बोली। भाभी क्या कर रही हो? रोहन और रीमा दरवाजे पर अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग अभी तक निश्चित नहीं कर पाए। चलो सुरेखा दीदी, कहकर एक हाथ में थाली लेकर दूसरे हाथ में सुरेखा को खींचते हुए बाहर की ओर चल दी। सरोज और संगीता उसे देखती रह गई। सुरेखा ने बेटे बहू की आरती उतारी और अंदर ले आई। दीप्ति, बहू के कपड़े बदला के उसके खाने का इंतजाम करो। जी दीदी, कहकर दीप्ति जैसे ही आंगन की तरफ आई, देखा रोहन संगीता और सरोज जी के साथ बैठा हुआ था। चाची जी, मम्मी कहाँ है? क्यों जी, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? उन्होंने बुआ और दादी से ऐसे कैसे बात की? कैसे बात की? और फिर जो बात की मैंने की, इसीलिए जो बात पूछना है मुझसे पूछो। चाची जी, आपको कभी मम्मी की गलती नहीं दिखती? गलती की बात तो तुम ना करो लल्ला। हमें भी दीदी शुरू से ही गलत नहीं लगी, बस सब नजरिए की बात है। रोहन को कोई जवाब नहीं सूझा। दीप्ति रीमा के लिए खाना लेने चली गई। अगले दिन लगभग सारे रिश्तेदार चले गए, सब कुछ सामान्य रहा। रीमा की मुंह दिखाई हुई, जिसको जो ठीक लगा दिया, लेकिन सुरेखा के पास अपनी लाडली बहू को देने के लिए कुछ नहीं था। शादी में ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, जो भी था वो वर्षों पहले ही सरोज ने ले लिया था और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ भी वापस मांगने की। नितिन से एक दो बार कहा तो सब कुछ तो है उन्हीं का कहकर बात को टाल दिया। आज बेचारी लाचार थी और अपनी इस लाचारी पर शर्मिंदा भी हो रही थी। भाभी, बहू को क्या दे रही हो? संगीता सबके सामने बोली। जी दीदी, सुरेखा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ तो देना ही था। एकमात्र सोने की बालियां ही थी, जिनके कारण पूरी शादी में उसकी इज्जत बनी हुई थी। उसने कान की बालियां उतारी और रीमा के हाथों में मुंह दिखाई का नेग रख दिया। दीप्ति सब कुछ देख रही थी। अगली सुबह जब दीप्ति की नींद खुली तो रसोई से खटपट की आवाजें आ रही थी। घड़ी में 5 बजे थे। उठकर रसोई में गई तो देखा सुरेखा काम में लगी थी। दीदी, अब आप रसोई में क्या कर रही हैं? अब आपके आराम के दिन है दीदी, छोड़िए ये सब काम। अब ये सब रीमा की जिम्मेदारी है। अरे तो क्या हुआ, एकदम से सारी जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं। अभी अभी तो शादी हुई है, अपने ही घर तो आई है, फिर बहू होने के बंधन कैसे? पर दीदी, अरे तुम हो ना मेरे साथ। तुम भी तो इस घर में एक दिन नई नई आई थी और तुमने ही मुझे सबसे ज़्यादा समझा। ठीक है दीदी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। रीमा 8 बजे सोकर उठी, तब तक नाश्ता पानी सब हो चुका था। भाभी, बहू को इतनी आराम? अच्छा है भाई, इतनी आराम तो हमने अपने ससुराल में कभी नहीं की। दीदी, इतनी आराम तो हमने भी अपनी ससुराल में नहीं की, दीप्ति बोली। सुरेखा मुस्कुरा दी। रीमा ने भी सास के प्यार का खूब गलत फायदा उठाया। जब मन होता सोती, जब मन होता उठती। रोहन के सुबह ऑफिस जाने से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। सुरेखा पहले की तरह सारा दिन काम में लगी रहती। रीमा और सरोज सारा दिन बैठकर बातचीत में लगी रहती। दीप्ति को बहुत गुस्सा आता, लेकिन रीमा पर दीप्ति के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता। 2 बार दीप्ति ने उसे कुछ कह दिया तो उसने दीप्ति और उसके बच्चों से बात करना बंद कर दिया। और फिर रीमा की गलतियों पर सुरेखा को चुप देख वो भी चुप हो गई, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि उसके और सुरेखा के रिश्ते पर गलत असर पड़े और घर का माहौल बिगड़े। धीरे धीरे सुरेखा की स्थिति घर में नौकरानी वाली हो गई। उसे हर छोटा बड़ा बात बात पर झिड़कता, किंतु वो तो बहुत पहले ही पत्थर हो चुकी थी। नितिन को भी बस अपने काम से काम था, जिससे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वो भी समय के साथ साथ दूर होता चला गया। पर कोई शिकायत नहीं थी सुरेखा के मन में। देर बहुत हो चुकी थी, पर कब तक? एक दिन की बात है, घर में सत्यनारायण की पूजा थी। संगीता भी आई हुई थी, पंडित जी भी आ चुके थे। पूजा में रोहन और रीमा को बैठना था। सुरेखा और दीप्ति ने मिलकर सारा काम निपटाया। रीमा अपने रोज वाले समय पर ही उठी। सरोज जी और संगीता तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। रीमा, जल्दी बाहर आओ, पूजा का समय हो रहा है। सुरेखा ने आवाज लगाई, पर रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। रीमा, जल्दी करो, सुरेखा फिर से बोली। क्यों घर सर पर उठा रखा है? एक बार में सुन लिया है।
रीमा ने झल्लाहट के साथ जवाब दिया। रीमा, कैसे जवाब दे रही हो? सास है वो तुम्हारी माँ के समान है। दीप्ति ने सबकी ओर देखते हुए धीरे से कहा। चाची जी आप चुप ही रहिए, ये मेरे और इनके बीच की बात है, रीमा ने जवाब दिया। सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी क्या आप अब भी चुप रहेंगी? दीप्ति ने रोते हुए कहा। मम्मी तो हमेशा ही चुप रहती हैं, सारी आग तो आप ही लगाती हैं। सरोज और संगीता एक दूसरे को देखकर धीरे से मुस्कुरा दी। नितिन के मुंह से कुछ नहीं निकला, वो घर के बाहर चला गया। नितिन को बिना कुछ बोले जाते देख किशन को बहुत गुस्सा आया। सारी जिंदगी दीप्ति ने सुरेखा का साथ दिया, किसी ने भी सुरेखा को कुछ कहा तो दीप्ति ढाल बनकर खड़ी रही। किंतु आज जब रीमा और रोहन दीप्ति से बदतमीजी से बात कर रहे थे, तब भी नितिन और सुरेखा चुप थे। किशन से बर्दाश्त नहीं हुआ और जोर से चिल्लाया, बस रोहन, अब एक शब्द नहीं। तुम भैया भाभी से चाहे जैसे बात करो, पर दीप्ति से ऐसी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दीप्ति, अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। भाभी सही गलत की परिभाषा ही भूल चुकी हैं। सारी जिंदगी तुमने इनका साथ दिया और आज बदले में ये मिल रहा है। दीप्ति रोते हुए अपने कमरे में चल दी। रुको दीप्ति, सुरेखा जोर से चिल्लाई। दीप्ति रोते हुए सुरेखा को देखने लगी। अभी और कुछ बाकी है क्या? संगीता बोली। बस संगीता, अब और नहीं। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत की, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। पहले दिन से ही मैंने तुम्हें बड़ी बहन की तरह माना और आपने मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया। आप सारी जिंदगी मम्मी को मेरे खिलाफ बोलती रहीं, सब सुनती रही। कभी आपको या घर के किसी सदस्य को जवाब नहीं दिया, पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले दिन वादा किया था कि कोई कुछ भी कहे चुप रहूंगी, घर में कलह नहीं होने दूंगी। आपके भैया ने भी वादा किया था कि इसके बदले में वो मुझे बहुत प्यार देंगे। प्यार तो दिया, पर माँ बहन को सम्मान देते देते वो मुझे सम्मान देना भूल गए। घर में एक पति ही होता है जो चाहे तो अपनी पत्नी को घर के बाकी सदस्यों से सम्मान दिलवा सकता है, और यदि पति पत्नी की परवाह नहीं करता है तो बाकी रिश्ते भी उस पर हावी होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी जी, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इतने सालों में आपको कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आया? प्यार ना सही, थोड़ी सी दया ही दिखा देती। मैंने नितिन को हमेशा घर के मामलों से दूर रखा और धीरे धीरे वो ही मेरे से दूर हो गए। रोहन को जन्म देकर भी कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। सोचा मैं ना सही, मेरा बच्चा तो आपको प्यारा है, आप उसे प्यार करती हैं, मैं खुश रही। लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझसे दूर हो गया। दीप्ति के आने से मुझे एक सहेली मिली, एक रिश्ता मिला जिसने मुझे मान सम्मान सब कुछ दिया, प्यार दिया। उसने मुझे बहुत बदलना चाहा, पर मैं ही खुद को नहीं बदल पाई। बहू अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा सास ही अच्छी बन जाऊं। रीमा ने जब घर की दहलीज पर कदम रखा, मैंने सोच लिया जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं रीमा को दूंगी। वो इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी। उसको मैंने किसी भी बात के लिए दबाव नहीं दिया, किंतु उसने भी मेरे प्यार और मेरी सोच का गलत फायदा उठाया। आज उसने तेज आवाज में बात करके ये साबित कर दिया कि मैं तब भी गलत थी और मैं आज भी गलत हूँ। जब मैं बहू थी तो सास की नज़र में मैं ही गलत थी, और आज जब मैं सास हूँ तो बहू की नज़र में भी मैं ही गलत हूँ। पर नहीं मम्मी, हर बार गलत नहीं है हम। अब बस दीप्ति और किशन कहीं नहीं जाएंगे, और अगर कोई और जाना चाहे अपनी खुशी से जा सकता है। मम्मी, देखा वर्षों बाद जुबान खोली है तो कितना जहर उगल रही है। बस संगीता, बहुत हुआ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, नितिन बोला, जो कि दरवाजे के पीछे से सुरेखा की बातें सुन रहा था। सुरेखा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में भूल चुका था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। पर शिकायत भी है कि तुमने भी कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। रीमा और रोहन आज की पूजा में दोनों नहीं, बल्कि मैं और सुरेखा बैठेंगे। दीप्ति ने सारी जिंदगी समझदारी से काम लिया और आज घर छोड़कर चल दी, वो भी किशन के कहने पर, जो कि खुद हर काम तुमसे पूछकर करता है। चलो बैठो यहीं। दीप्ति और किशन भी वहीं बैठ गए। रीमा और रोहन भी पूजा में बैठ गए। पूजा संपन्न हुई। सुरेखा उठकर रसोई की ओर जाने लगी तो रोहन बोला, रीमा, मम्मी के साथ जाकर रसोई का काम देखो। मम्मी, आज से आप रीमा को काम बताएं और आप दादी के साथ बैठकर आराम करें। चाची जी, हमें माफ़ कर दीजिए, कहकर रोहन ने घर के सभी लोगों के पैर छू लिए। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। आज सुरेखा को अपनी देवरानी पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था,
क्योंकि उसने हमेशा सुरेखा का साथ दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।